वरिष्ठ साहित्यकार और उपन्यासकार दिग्नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने रामघाट में कोरोना नामक जो उपन्यास लिखा है उस पर आज जो है परिचर्चा हो रही है। विभिन्न तरह के बात लोग कह रहे हैं और क्या इस पुस्तक की खासियत है, क्या कुछ इसमें लिखा गया है, क्यों ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई कि आखिर रामघाट में कोरोना नामक पुस्तक का सृजन हुआ। इस संबंध में हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं लेखक। जी धन्यवाद। बता जाए ये पुस्तक जो आपने सृजन किया पुस्तक का किस तरह ये आया ख्याल कि आखिर ये लिखा है? देखिए, रामघाट में कोरोना मेरा पहला उपन्यास है और ये 835 पेज का है। किताबघर प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, जिसका विमोचन विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में 2 मार्च 2023 को हुआ है। मैं इस उपन्यास कथानक के बारे में ये कहूँगा कि ये कथानक तो पूर्णतः कोरोना कालखंड की जो त्रासदियाँ हैं, मानव विभिन्न वय वर्ग और विभिन्न समाज के मानव के जो मन स्थितियाँ हैं उसके इर्द गिर्द बुनी गई कथानक है ये। लेकिन इसके साथ ये संपूर्ण मानव जाति में जो एक आशावाद है, मानवीय मूल्य है, प्रेम के जो मूल्य हैं उसकी खोज है। जीवन को संघर्ष के बाद जीवन को जीना है, जीवन की जीत होती है। यह उस उपन्यास का मूल जो कह सकते हैं ओरिजिनल थीम है। कोरोना कालखंड की सभी दृष्टांतों को, घटनाओं को एक माला में धागे में माला की तरह पिरोते हुए इस कथानक को, इस संरचना को तैयार किया गया है जीवन की जीत को दिखाने के लिए। और अंततः इसमें यह दिखाया गया है मूलतः कि जो अस्तित्ववाद है, एक्जिस्टेंशलिज्म जिसको बोलते हैं, जो महान फ्रेंच दार्शनिक हुए सारजन पात्र, उनकी जो थ्योरी है अस्तित्ववाद, तो नव अस्तित्ववाद की खोज की गई है। यानी इस कोरोना कालखंड में जो युवा वर्ग हैं उनमें एक नया विचार पनपता है हमारे सारे नायकों में कि ज़िंदगी को ठहरनी नहीं है, हमें ज़िंदगी को, जीवन को, समाज को, देश को आगे ले जाना है। तो वह कोरोना के हर महीने, लॉकडाउन के हर चरण में अपना एक अलग दृष्टांत खोजते हैं और देश के सामने नई भविष्य दृष्टि का गठन करते हैं। तो यह उस उपन्यास का कथानक है, यह भविष्य का उपन्यास है और मानव समाज को, मानव जाति को, मानवीय मूल्य को अगले चरण में ले जाने का उपन्यास है। जी, ये रामघाट की कोरोना की ये बात हो गई। तो जिस तरह आपने बताया कि इसमें काफ़ी संघर्ष दिखाया गया है और जो अस्तित्व है, मानव अस्तित्व, उसको दर्शाया गया। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ नई कृतियाँ हैं आने वाली है, क्योंकि आप साहित्य सर्जक हैं और लोग चाहते हैं कि कुछ और चीज़ आएंगी, तो क्या आने वाला है? जी, देखिए, ये रामघाट में कोरोना उपन्यास मैंने 26 मार्च 2020 को लिखना शुरू किया था, लॉकडाउन के अगले दिन से ही। उस कालखंड के बावजूद यह संपूर्ण एक बड़े फलक का उपन्यास है। तो ये उपन्यास खत्म होने के बाद मैंने दूसरा उपन्यास लिखना शुरू किया था। उसका शीर्षक है अद्भुतल 96, यानी लोअर ग्राउंड 96। रियल इस्टेट की दुनिया पर वो आधारित उपन्यास है। वो इतना बृहद नहीं है, लगभग 300 पेज का है। नोएडा हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, मुंबई हो, इंडिया में कहीं भी जाएं, रियल इस्टेट की अंदर की जो कहानियाँ हैं, जो त्रासदी है, वहाँ जो लूट है, वहाँ जो लोगों को ठगा जाता है, तो उस घटना पर आधारित एक उपन्यास है ये अद्भुतल 96। वो उपन्यास मेरा लगता है 2024 में प्रकाशित होकर आप लोगों के बीच होगा। आप प्रशासनिक पदाधिकारी भी हैं। लोग कहते हैं कि आज के दौर में जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें समय की कमी होती है। कहाँ से समय निकाल पाते हैं, क्योंकि आप अपने दायित्व की भी पूर्ति करते हैं, साहित्य को भी कैसे आप आगे बढ़ाते हैं? जी, मैं बता दूं, देखिए, जो मेरा कार्य दिवस होता है, ये कार्य दिवस में आप कभी नहीं लिख सकते, ना मैं लिखता हूँ। वो अपने कार्य के प्रति समझिए कि आपकी बेईमानी है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। जो छुट्टियां होती है शनिवार रविवार की, उसमें सोचने के बाद मैं अपने आप को खाली करता हूं, पहले देश दुनिया से अलग होता हूं, अपने मन को, आत्मा को, तब लिखता हूं। और छुट्टियों में जब कहीं मैं दूर चला जाता हूं पहाड़ों में, मैं रानीखेत में काफ़ी लंबा रहा हूं, उत्तराखंड में अभी भी जाता हूं, तो वहाँ लिखता हूँ। तो मुख्य रूप से कहे जो नैसर्गिक सौंदर्य है वहाँ पर जाने के बाद एक सुख की अनुभूति होती है और शांति है, और
साहित्य के लिए कहीं न कहीं शांति सबसे मायने रखती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ मुझे काफ़ी पसंद है, मैंने काफ़ी काम किया पहाड़ में। उत्तराखंड के लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी प्यार देते हैं, आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं प्रायः वहाँ जा कर के लिखता हूँ। ऐसे में पूर्णिया की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, मेरी कर्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि हमेशा रहेगी। और मैं पूर्णिया से जुड़ा हूँ, मैं पूर्णिया की ही बातें रखता हूँ, काफ़ी रखा है मैंने उपन्यास में और अपनी कहानियों में। जो युवा साहित्यकार हैं उन युवा साहित्यकारों से क्या कहना चाहें, क्योंकि अभी जो मोबाइल का युग है इसमें कहीं न कहीं लोग कहें तो कट रहे हैं, और जो पहले लगाव था लोगों का साहित्य के प्रति, काफ़ी पुस्तकें लोग पढ़ते थे, अब इसमें कहीं न कहीं परिवर्तन है। देखिए निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया का ज़माना आया है, मोबाइल का है, फेसबुक का है, बच्चे खास करके युवा वर्ग चिपके रहते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ जो त्रासदी इस सदी में आने वाला है, आ चुका है कि बच्चों के पास, नवयुवकों के पास शब्द कम पड़ रहे हैं। ये बोलने की जो कला है वो ख़त्म हो रही है। उसकी जगह कौन ले रहा है? गुस्सा, आक्रोश और गालियाँ। तो ये सब सोशल मीडिया और फेसबुक जो कह रहे हैं डिजिटल होने का, ये सब नतीजा है। मैं नए रचनाकारों से, उदीयमान रचनाकारों से ये कहूँगा कि आप विद्यार्थियों से जुड़ें, समाज से जुड़ें। देखिए साहित्य तो सत्य है और वो अमिट है। जब तक मानव समाज है साहित्य अमिट रहेगा, हमें उसको ज़िंदा रखना होगा। जब आदमी जीवन के अंतिम शाम में पहुंच जाता है, कहते हैं कि जब 60 या 65 का होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो सबसे अच्छा साथी अगर है तो वो पुस्तक को मानते हैं। जी, ये कहाँ तक सर? निश्चित रूप से। देखिए मैं जिन लोगों के पास कोई हॉबी नहीं है, जो कहीं मेंटली इंगेज नहीं है, तो समझिए वो किसी न किसी खुरापात में इंगेज होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे मेंटली। ऐसे लोगों से कहूँगा कि आप पुस्तक पढ़िए, आप अपनी रुचि की जो पुस्तक अच्छी लगे, कहानियाँ पढ़िए, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। मैं तो कहूँगा कि साहित्य पढ़िए, उसमें रस है, जीवन की सत्यता है। अच्छे राइटर को पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, उससे आपको एक अंदर में एक आनंद की अनुभूति होगी, एक आत्मविश्वास जगेगा, और जो मानव है, मानव होने का जो एक मीनिंग है, आपको मीनिंगफुल लगेगा। पढ़िए आप, मैं सबसे कहूँगा। साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं, विभिन्न तरह की रचनाएं लिख रहे हैं, तो इसमें सरकार की ओर से क्या कुछ ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि जो आदमी परिश्रम करता है उसके साथ कुछ न कुछ आर्थिक रूप से भी आदमी को संबल प्रदान करता है, कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए साहित्य को किसी भी तरह से, किसी भी कॉर्नर से समर्थन नहीं है। सरकार से भी शायद उदासीनता ही मुझे दिख रही है। साहित्य अपने आप आगे बढ़ रहा है। हिंदी साहित्य की तो दुर्गति है। विश्व में साहित्य जितना आगे बढ़ रहा है, अंग्रेजी साहित्य, दूसरे छोटे छोटे देशों के साहित्य नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद 120 वर्ष हो गए, सबसे बड़ी आबादी है दुनिया में, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमें साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो ये उदासीनता है, और हमारा जो एक वैचारिक स्तर है वो दिखाता है कि हम उस स्तर पर नहीं है। विश्व स्तर में कहिए तो विश्व स्तरीय साहित्य में मेरा कोई स्थान नहीं है। इस मामले में बहुत दुखद स्थिति है। कैसे आगे जाएंगे अभी मैं इस बारे में नहीं ज़्यादा बता सकता, क्योंकि मैं भारत सरकार में प्रशासक भी हूँ। तो देखिए आप लोग क्या कहते हैं। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ उपन्यासकार दिघनारायण जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर साहित्य को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को आगे आना होगा और उन्हें सही अर्थ में उस साहित्य को सामने लाना होगा जो कि समाज में बिखरी पड़ी है। तब जा कर के साहित्य भी आगे बढ़ेगा। और जो चिंता लोगों को सता रही है कि क्या सोशल मीडिया के ज़माने में साहित्य खत्म हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर हम कहें कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल, हाजीपुर, वैशाली।
घनश्याम ठाकुर MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।